Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए का डीएनए से ही बनना ये प्रोसेस होती है। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कहेंगे तो प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है पुनः निर्माण, यानी डीएनए का पुनः निर्माण डीएनए से ही। ठीक, तो डीएनए का रेप्लिकेशन की परिभाषा इतनी छोटी सी होती है और ये जो होता है वो दो मोड में होता है, यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस दो मोड में होती है। एक होती है सेमी कंजर्वेटिव, दूसरी होती है सेमी डिसकंजर्वेटिव। जो सेमी कंजर्वेटिव होती है वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पे डिपेंड करती है, वहीं से उसका मॉडल लिया गया। वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन उनके पेरेंटल स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं उन्हीं के बेस पे हुआ था। जैसे कि देखा गया था कि दो स्ट्रैंड हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड होगा पेरेंटल स्ट्रैंड, दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा जिस पे डीएनए रेप्लिकेट होगा उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का नाम दिया। उनका मानना था कि इसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों अलग अलग है। हम यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को देखते हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो एविडेंस मिला उसकी खोज की थी मैसलन एंड स्टेल ने। किस सन में? 1958 में ई-कोलाई में की थी। इन ई-कोलाई यानी बैक्टीरियल सेल में मैसलन और स्टेल ने प्रोकैरियोटिक सेमी कंजर्वेटिव डीएनए की खोज की थी, कैसे रेप्लिकेट हो रहा है इस प्रोसेस को बताया था। इसका हम एक शॉर्ट डिटेल लेते हैं। तो मैसलन और स्टेल ने डीएनए को एक बेस को लिया जो कि था हैवी डीएनए। इसको इन्होंने हैवी डीएनए बोला, पेरेंटल डीएनए, हैवी डीएनए या पेरेंटल डीएनए। फिर इसको एनालाइज कराया, एक्सट्रैक्ट करा के एनालाइज कराया, और एनालाइज किसके द्वारा हुआ? सीजियम क्लोराइड। एनालाइज करके जब सेंट्रीफ्यूगेट किया तो इन्होंने देखा हैवी डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्योंकि हैवी डीएनए के साथ लाइट डीएनए भी अटैच था, एन प्लस लाइट डीएनए भी अटैच था। तो ये लाइट डीएनए हैवी डीएनए से मिलके एक नया फॉर्म डीएनए का बनाया, जो कि थी इनकी फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन फिर से वापस करवाई गई, इंजेक्ट करवा के वापस सेंट्रीफ्यूगेट कराई गई। इस सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने देखा कि पेरेंटल डीएनए वापस फिर अलग हो गया और जो लाइट डीएनए थे वापस फिर एक दूसरे जैसे बन गए। ये हो गई सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पेरेंटल डीएनए के एक स्ट्रैंड को ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मान के इन्होंने अपना दूसरा डीएनए फॉर्म बनाया। और यूकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस जिसने खोजी थी उनका नाम था जे हर्बर्ट टेलर। वुड एंड हेजेस रूट टिप में किया था। किसकी रूट टिप में? बीन्स की रूट टिप में यूकैरियोटिक सेमी कंजर्वेशन देखा था उन्होंने। उनका मानना भी यही था कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन होता है और उसी जैसा स्ट्रैंड एक और बनता है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और नेक्स्ट जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में जाता है तो पेरेंटल स्ट्रैंड वापस बन जाता है। इन दोनों ही एविडेंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस हुआ है तो वो मैसलन और स्टेल का, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो एविडेंस था वो इनके डीएनए पे बेस था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। इसमें भी उन्होंने यही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है पेरेंटल डीएनए का जिस पे एक और स्ट्रैंड बनता है। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेमी कंजर्वेशन मेथड के जो डिस्कवर थी वो किसने की थी, डिस्कवरी
किसने की थी, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड कैसे होता है, क्या था उस प्रोसेस में, किस पे वो बेस था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पे। खोज की थी मेसलन और स्टेल ने, और किस में की थी, प्रोकैरियोटिक में, ई कोलाई सेल में। ठीक है, तो जो सेमी डिसकंजर्वेशन मोड था उसकी खोज की थी राजी ओकाजाकी ने 1968 में। राजी ओकाजाकी 1968। आपने कभी भी रेप्लिकेशन में देखा होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट यानी ओकाजाकी फ्रॉग, उसका नाम इन्हीं के बेस पे पड़ा था, राजी ओकाजाकी। ठीक, इन्होंने कहा 2 पेरेंटल स्ट्रैंड replicated इनके अनुसार जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है वो दोनों में हो रहा है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड 2 होती हैं, उन दोनों में रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। इस डिफरेंट डायरेक्शन को उन्होंने एक डायरेक्शन को बोला लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो लीड कर रहा हो, डीएनए फॉक तैयार होता है, इसको हम कहते हैं फॉक, यानी एक छल्ला तैयार जहाँ पे खुलता है अनवाउंड हुआ डीएनए। एक लंबा स्ट्रैंड जो लगातार एक डायरेक्शन में हो रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में हो रहा है, इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक, लेकिन जो 3 to 5 डायरेक्शन जिसका आ रहा है, 3 to 5 डायरेक्शन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 स्ट्रैंड है, यहाँ 5 है, जस्ट अपोजिट होता है। जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है, ये हमेशा जान लीजिए। रेप्लिकेशन जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन ही होता है। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो बताएंगे कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन होता हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में है। यहाँ पे याद करने के लिए जानिए 3 डायरेक्शन जहाँ पे आपका लैगिंग स्ट्रैंड आएगा। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड बन रहे हैं, ये स्ट्रैंड जो छोटे छोटे बन रहे हैं उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपका होगा लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्म में टूट टूट के बने, लीड नहीं कर रहे हैं। लीड जो कर रहा है वो ये कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है। इस लैगिंग स्ट्रैंड को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्योंकि इस वर्ड की खोज जो जिसने की थी वो राजी ओकाजाकी थे। उन्होंने ही बताया था कि दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रही है, एक स्ट्रैंड पे लीडिंग स्ट्रैंड बन रही है, दूसरे स्ट्रैंड पे लैगिंग स्ट्रैंड बन रही है जो टूट टूट के बन रही है। ठीक, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता क्या है और ये कैसे रेप्लिकेट होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेट होता है, बट उसके बनने की प्रक्रिया 3 to 5 डायरेक्शन की होती है। और एक चीज़ जान लीजिए, रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए के अनुसार होता है। डीएनए जैसा सेल्स में होता है वैसा ही रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हमने जितने रेप्लिकेशन के बारे में बात की वो सारे लाइनर डीएनए थे, यानी जो लाइनर फॉर्म में डीएनए पाए जा रहे हैं उसमें इस तरह की रेप्लिकेशन होती हैं, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंजर्वेटिव। लेकिन कुछ डीएनए रेप्लिकेशन सर्कुलर होते हैं, यानी कई कई कोशिकाओं में सेल जो होती है वो सर्कुलर डीएनए होती हैं, उसका जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। तो जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है, यानी इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सर्कुलर फॉर्म में है, कुछ ऐसा देखिए। तो इसमें जो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। ये होगा 5 और ये जो एंड बच रहा है ये होगा 3। यहाँ पे लास्ट में OH, अगर डीएनए स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था जो 3 बेस होता है, जहाँ 3 साइड होता है वहाँ OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जहाँ 5 होता है वहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है। नहीं जानते तो डीएनए स्ट्रक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं डीएनए स्ट्रक्चर होता कैसे है। बहुत ईजिली वे में समझाया गया है डीएनए स्ट्रक्चर का फॉर्म, आप उसको वहाँ पे ज़रूर देखिए जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो कि कैसे हो रहा है रेप्लिकेशन। ठीक, तो कुछ इस फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, 5 to 3 डायरेक्शन का एक सर्कुलर फॉर्म फिर स्टार्ट
होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। लाइनर रेप्लिकेशन में जैसे कि अभी नॉर्मल देख रहे हैं, ये नॉर्मल ऐसे ही होता है 5 to 3 डायरेक्शन एंड 3 to 5, ठीक। एंटी पैरेलल फॉर्म में होता है और उसी में रेप्लिकेशन होता है। तो ये रेप्लिकेशन का हुआ इंट्रोडक्शन, ओवरऑल व्यू, कितने रेप्लिकेशन होते हैं, कैसे होता है, किस प्रोसेस में होता है, इसकी शॉर्ट डिटेल मैंने आपके सामने रखी। लेकिन वही बताया है जो मेनली एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछा गया है यहाँ पे वो मेंशन हुआ है। आप इतना पढ़ लेंगे, आपके डीएनए रेप्लिकेशन के जो ओवरऑल व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सब ये डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है।